मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा और उनका जवाब जानूंगा और जनता का भी रिएक्शन यहाँ पे जो है वो भी देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आप अभी सरकार में तो है नहीं, अगर आपकी सरकार आती है तो सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा? देखिए, सबसे पहला परिवर्तन जो होगा कि सत्ता में आने के बाद हम लोग जो भी वंचित परिवार के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, जो भी गरीब हैं, ठीक है, जिन तक मूलभूत सुविधाएं, जिसको बेसिक फैसिलिटी अंग्रेजी में बोलते हैं, नहीं पहुंच पा रही है, उनको वो मूलभूत सुविधाएं दिलवाएंगे। और हमारा ये वादा है कि प्रत्येक पात्र महिला को, माँ बहन को 2500 रुपया प्रत्येक महीना, प्रति माह उनको जो है डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिया जाएगा, ताकि महिला मजबूत हो। समाज की जो आधी आबादी है वो महिलाओं की आबादी है, और हमारा जो प्रदेश है या देश है वो पुरुष प्रधान देश है, तो ये आधी आबादी अलग हो जाती है, हम उसको विकास का हिस्सा ही नहीं मानते। तो हम लोगों का जो इस बार कैंपेन है वो ये है कि जो आधी आबादी जो विकास के नए आयाम को छूने से अलग रह जाती है, उसको प्राथमिकता के तौर पर हम लोग अग्रिम पंक्ति में लाना चाह रहे हैं कि उनको 2500 रुपया प्रत्येक माह देकर जो है उनको मजबूत करें, ताकि वो परिवार में भी मजबूत हो, वो हर तरीके से जो है अपने परिवार का सहयोग भी कर सके और इंडिपेंडेंटली रह सके। साथ ही साथ जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जो वृद्धा पेंशन 400 रुपए था, हम लोगों के कहने पर 1100 किया गया। हम लोग जब सरकार में आएंगे तो 2500 रुपया करेंगे प्रत्येक महीना। अब जैसे हमारे बगल में एक बुजुर्ग बैठे हैं, आपने बताया कि 1.5 साल से आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, तो ये बताइए, इनका हक है वृद्धा पेंशन, ये भीख नहीं मांग रहे सरकार से, आपका हक है ना, भीख तो नहीं मांग रहे आप, लेकिन इनका हक इनको नहीं मिल रहा। सबसे तो पहली प्राथमिकता ये होगी जी, हक की बात कि करते हैं तो हाँ, अभी कि सुनेंगे। प्राथमिकता की बात यह है कि जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल पहला हक संसाधन के ऊपर वंचित समाज का है, क्योंकि वो समाज पीछे रह गया है, आप समाज उसको की अग्रिम पंक्ति आप में लाना समाज है। की बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपने अभी जैसे ही मैंने सबसे पहला सवाल किया कि आपका परिवर्तन क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होगा, तो आपने कहा कि महिलाओं को जो और बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ, ये उनको जैसे 2500 रुपया दिया जाएगा। युवाओं के रोजगार की बात है, ठीक ठीक है, कि जो युवा दर दर भटक रहे हैं, पलायन करने को मजबूर हैं, 10,000 8,000 की मजदूरी करने के लिए हमारे गांव घर से नौजवान साथी वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, और वहां उनको बेइज्जत होना पड़ता है 8-10 हजार के लिए। तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, जो शिक्षित युवा हैं, जो ग्रेजुएशन करके, मास्टर्स करके, बीए एमए करके जो भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको नौकरी देने की सुविधा हम लोग करेंगे। जितने सरकारी पद खाली हैं उन तमाम पदों को भरने का काम हम लोग करेंगे। जी, तो आप कहने का ये मतलब है, मेरा सबसे पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि देखा जाता है, शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो गई है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि शिक्षा पे क्या काम करेंगे आप? जी, शिक्षा के क्षेत्र में आप पूरे हम अपने विधानसभा घूमिए, पूरे विधानसभा के अंदर जो स्कूलों का हाल है और कॉलेज का हाल है, आप चले जाइए चंदौना कॉलेज, पुपड़ी नहीं पुपड़ी नहीं, चंदौना अपनी विधानसभा में लगता है। हाँ, वो उसके आगे पुपड़ी में आता है। जी, पुपड़ी अप्रोक्स पड़ता है। हाँ, उसके आगे पुपड़ी है। हाँ, मैं इसलिए पुपड़ी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पुपड़ी आगे पड़ता है और वो अपनी विधानसभा का पार्ट नहीं है, लेकिन चंदौना कॉलेज अपनी विधानसभा का पार्ट है। जी बिल्कुल, और वो माननीय मंत्री जी का गांव है, उनका पंचायत उनका गांव है, उनका घर उस कॉलेज से 800 मीटर की दूरी पर है। कॉलेज के अंदर आप जाएंगे तो आपका हाइट कितना होगा? 6 फीट, मेरा अप्रोक्स 6 फीट, बस आप छूप से जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा घास उगा हुआ है कॉलेज के अंदर का यह हाल है। तो हमारे शिक्षण संस्थान जो है, वो शिक्षण संस्थान के अंदर मेंटेनेंस ही नहीं है, 6-6 फीट का घास उग रहा है, बिल्डिंग गिरने को तैयार है स्कूल की, सरकारी स्कूलों की। और सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब का बच्चा पढ़ता है, गरीब का बच्चा पढ़ता है। बिल्कुल। ऐसा क्यों है कि सरकारी स्कूल के अंदर सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ता है? सरकारी स्कूल के जितने भी शिक्षक होते हैं उनका खुद का बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन हमारे रूरल एरिया के जितने भी गरीब परिवार के, गरीब तबके के लोग हैं, उनके बच्चे जो है सरकारी स्कूल में जाते हैं। ऐसा क्यों है? एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिस व्यवस्था के अंदर डीएम का बच्चा, एसपी का बच्चा और एक रिक्शा चलाने वाले, खेती करने वाले मजदूर का, रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति का, राजमिस्त्री का बच्चा भी एक स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर पढ़े। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, क्योंकि जब डीएम एसपी का बच्चा और विधायक मंत्री का बच्चा
सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तो आपको लगता है कि सरकारी स्कूल में हालत खराब रहेगा? प्राइवेट स्कूल क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वहां की व्यवस्था अच्छी होती है, इसीलिए वहां पे बड़ा लोगों का बच्चा जाता है, इसलिए व्यवस्था अच्छा रखते हैं ना। तो जब बड़ा लोगों का बच्चा सरकारी स्कूल में पहुंचेगा, प्राइवेट स्कूल में 3,000 रुपया सैलरी दी जाती है अप्रॉक्स, जो गांव घर के स्कूल में होता है 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 रुपया अप्रॉक्स टीचर्स को सैलरी दिया जाता है, और उसमें 30-35,000 रुपया सैलरी होता है, 40-50-60,000 रुपया सैलरी होता है। फिर उसकी व्यवस्था क्यों नहीं ठीक होती है? मैं यही तो बोल रहा हूँ कि सारे सरकार में, जितने भी सरकार में लोग आते हैं लूट के चले जाते हैं, आखिर परिवर्तन कब होगा? मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोग जब आएंगे तो निश्चित तौर पर इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और इसी परिवर्तन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जब मैंने किया कि आपसे सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा, तो आपने शिक्षा पे क्यों नहीं बोला? नहीं, हमने आधी आबादी को पहले नहीं, आधी आबादी की बात करते हैं। आधी आबादी अभी जब भी नहीं, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य तो हमारी प्राथमिकता है। तो फिर आपने क्यों नहीं बोला पहले? मैंने इसलिए कहा कि आधी आबादी हमेशा छूट जाती है, तो पहले मैंने आधी आबादी की बात अलग से कर दी। सर, आधी आबादी की बात मैं आप सभी को बता दूं कि महिला को ठगना, मेरे भाषा में महिला को ठगना आसान बात है। देखिए, जितने भी सरकार आते हैं, आपने अभी कहा कि 400 से 1,100 रुपया कर दिया गया है, मैं उनको 2,500 रुपया करवा दूंगा। आप अपना फायदा देख रहे हैं। नहीं, फायदा नहीं देख रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ, ये इसको आप फायदे के तौर पर देखते नहीं। मनीष कश्यप अभी आया थे कुछ दिन पहले, वृद्धा पेंशन उन्होंने भी 2,000 रुपए का वादा करके गए हैं। जनसुराज, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। जब सरकार में आने पर हम किसी को सहयोग करेंगे तो वो रिश्वत नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी प्राथमिकता में युवाओं को रोजगार देना होगा, तो ये रिश्वत नहीं है, ये आपका हक है। हाँ, बिल्कुल हक है। इसी तरह से महिलाओं का हक है, वो हक उनको अब तक नहीं मिला है, इसीलिए उनको हक देना हमारी प्राथमिकता में है। इसीलिए मैंने आधी आबादी की बात पहले की। ठीक है। और आधी आबादी में जो युवा है उसको प्राथमिकता दी, शिक्षा को प्राथमिकता दी, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। आज देख लीजिए कि सारे स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं। जो खुला हुआ है वहां पे डॉक्टर नहीं है, जहाँ डॉक्टर नहीं है वहां दवाई नहीं है, जहाँ दवाई है वहां डॉक्टर नहीं है, कई बिल्डिंग नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य केंद्र में आप चले जाइए तो 5-5 फीट पानी लगा हुआ है। मंत्री जी के गांव में चले जाइए, केंद्र में तो छोड़िए, अभी आप जिस रास्ते से आए होंगे, आई थिंक कि बड़वाड़ा से राजो को जो मुख्य सड़क जो जोड़ती है, तकरीबन 8 से 10 गांवों को अप्रोक्स जोड़ती है, लगभग 10-8 गांवों को जोड़ती है। उसका हाल जो है, हाल से भी मतलब बद से भी बदतर हाल है। तो आप उनके अगेंस्ट में रह के उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? नहीं, हम लोगों ने सवाल किया है, और आज भी और लगातार हम लोग जाते हैं ऐसी तमाम सड़कों के ऊपर जिन सड़कों का हाल कई सालों से बुरा बना हुआ है, या कई सड़कें ऐसी हैं जिसमें 2 साल पहले काम हुआ और 2-4 महीने के अंदर सड़क कहाँ गई पता ही नहीं चला। ऐसे तमाम जगह पर हम लोग मीडिया के साथियों के साथ जाते हैं, वहां पर वीडियो बनाते हैं। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से देख लें। जो विपक्ष के तौर पर जाले विधानसभा के अंदर जो काम है, वो मैं बेहतर प्रयास करता हूं करने का। पूरा तो कुछ भी नहीं होता है, समझिए बात को। ठीक है, दिन भर में 24 ही घंटे है, लेकिन उस 24 घंटे में जो किया जा सकता है वो कर सकता हूँ। आज आपके पंचायत में मेरी पद यात्रा थी, राजो पंचायत में, पैदल ही आया हूँ आपके पास। जी बिल्कुल। सुबह 6:30-7 बजे से आपके पंचायत में चल रहा हूँ। सिर्फ अभी कितना समय हो रहा है? अभी लगभग 6:30-7 महीने जा रहा है। इसी समय मैंने शुरू किया, तो 12 घंटे हो गए आपके पंचायत में पैदल चलते चलते। और आपका ही गाँव सबसे आखिरी गाँव होता है, या पहला गाँव कह लीजिए। उधर से शुरू करेंगे तो आखिरी, इधर शुरू करेंगे तो पहला। जी बिल्कुल। तो चूंकि हमने श्याम चौक के साइड से एंट्री लिया, उधर से शुरू किया, तो सबसे आखिरी में आपके गाँव में पहुंचे हैं। अभी भी हमारी पद यात्रा कंटिन्यू रहेगी जब तक एक घर तक हम लोग नहीं चले जाते। और आपके गांव में आए हुए भी मुझे 2 घंटा हो चुका है, क्योंकि घर घर सब लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए समय लगा। तो घर घर इसलिए जा रहे हैं ताकि आपके गांव का क्या हाल है, किन लोगों को आवास मिला है, किनको नहीं मिला है। जो लोग जरूरतमंद है उनको नहीं मिला आवास, और जिनके पास घर बना हुआ है उनको आवास योजना का फायदा मिल रहा है, इंदिरा आवास मिल रहा है। सड़क है तो नाला नहीं, नाला है तो सड़क नहीं, कहीं सड़क नाला दोनों नहीं है, कहीं बना और 2 महीने के अंदर गायब हो गया, धस गया, कीचड़ हो गया। इस तरह की स्थिति है। लोग अस्पताल जाते हैं, वहां दवाई नहीं मिलती, कभी डॉक्टर नहीं मिलता। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है लोगों की। अभी जनता का कुछ सवाल भी है, और मेरा भी कुछ सवाल है, जनता का भी सवाल है। जैसे जाति प्रथा, अभी भी जाति प्रथा पूर्ण रूप से हावी है समाज में, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हम उनके मानने वाले लोग हैं। उन्होंने इस देश को एक संविधान दिया। वो संविधान हर धार्मिक ग्रंथ से ऊपर है हमारे लिए। वो संविधान इस देश में सबको बराबरी का दर्जा देता है, और लेकिन है तो नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि सबको बराबरी का दर्जा देता है। बाबा साहब ने संघर्ष करके एक आदमी का एक वोट कर दिया। राजा का भी उतना ही महत्व है,
जितना उसके यहाँ काम करने वाले व्यक्ति का महत्व है। लेकिन व्यवस्था देखिए, तो यहाँ तो लोकतंत्र है, बोलने की भी आजादी होनी बोलने चाहिए। की तो हम लोग ठीक बोलते है। हैं, हाँ, हम लोग उसके बोलते बाद हैं। सारे लोगों को, हर एक जनता के आपने जितने भी- आपने सुना भी होगा, उस दौर में तो हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, कि एक नारा होता था, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। ये नारा हुआ करता था ना। हाँ हुआ। ठीक है, मैं किसी प्रचार के तौर पे नहीं जी, कह जी, रहा हूँ, जी, लेकिन मैं बिल्कुल, बता रहा हूँ, ये 70 के दशक का नारा है कि ना जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो कांग्रेस पार्टी अभी शुरू से हाँ। शुरू से अभी आपकी पार्टी जात तो पात के बीजेपी को, जैसे अभी आपका एक नारा था कि जात पे न पात पे मोहर मारो हाथ छाप पे। अभी आपके ही जो पार्टी के लोग हैं, वो कुछ दिन पहले भी कोई रैली हुआ था जो अप्रॉक्स हाईवे से गुजर करके गई थी, उसमें एक नारा लगा था, वोट चोर गद्दी छोड़। जी ठीक है, डायरेक्ट उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो अभी सत्ता में बैठे हैं वो वोट चोर है। जी इन पे क्या कहना है आपका? देखिए, आपने देखा कि 2024 का चुनाव हुआ और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आपने भी शायद वोट दिया हो, जी बिल्कुल। किसी को भी दिया हो, हाँ, वोट दिया होगा, वोट कास्ट किया होगा, चाहे जिसको भी किया हो। अभी बिहार चुनाव से ठीक 3 महीना पहले ये कह दिया गया कि वो जो वोटर लिस्ट जिसपे वोट हुआ था, जिसपे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो वोटर लिस्ट का औचित्य नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वोट जोड़ दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो वोटर लिस्ट ठीक नहीं थी, उस वोटर लिस्ट पे आप प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्या आपके प्रधानमंत्री बने रहने का हक है? तो गलती से बने हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। अगर हमारे वोटर रहने का कोई आधार नहीं, हमारा आधार कार्ड नहीं मान रहा था, याद है ना, आधार कार्ड नहीं माना जा रहा था, याद है, 1 महीने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गए हम लोग कि जिस आधार से आप सब कुछ लिंक कर रहे हो, उस आधार का अगर आधार नहीं है, अगर हमारे आधार का कोई आधार नहीं, तो इस सरकार का भी कोई आधार नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है। तमाम उन लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है जो वंचित समुदाय से आते हैं, पिछड़ा लोग हैं, अति पिछड़ा लोग हैं, ठीक है, दलित समुदाय के लोग जो है, उनके पास जमीन नहीं है। किसी के पास जमीन नहीं है, आप उससे बोल रहे जमीन का कागज दिखाइए। जो आदमी 80 वर्ष का हो गया है, वो चलने की तैयारी कर रहा है, अब प्रभु का नाम ले रहा है कि ठीक ठाक चलते फिरते ऊपर वाला उठाए, उसको आप बोल रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र लाइए। 80 साल के आदमी से, 90 साल के आदमी से आप बोल रहे जन्म प्रमाण पत्र लाइए। वो गवर्नमेंट, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास तो अपना कागज नहीं है, ठीक है, उसको आप बोले बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए। तो ये आप किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं भाई? उसके पास आधार कार्ड है, वो यहाँ की सारी सुविधाएं ले रहा है, उसके पूर्वज यहाँ रहे हैं, आप कैसे उससे कह सकते हैं कि आधार कार्ड नहीं मानेंगे? अगर विपक्ष कोर्ट नहीं गया होता, अगर सरकार कहती है कि ठीक है आप मुझे कागजात दिखाओ या जो भी दिखाओ, तो वो सबसे कह रही है, किसी एक समुदाय के लोग से, किसी एक कास्ट के लोग से तो कह नहीं रही है। आखिरकार इस पे भी कटाक्ष किया जाता है। आप ये देखिए ना कि दिक्कत किनको है? दिक्कत उनको है जो भूमिहीन है। भूमिहीन कौन है इस देश में? जमीन किसके पास नहीं है? जमीन तो नीचे तबके से लेकर के ऊंचे तबके के लोगों के पास भी है, लेकिन कौन से लोग हैं ऊंचे तबके के पास जो है वो जमीन ज्यादा है। हाँ। तो जो निचले पायदान पर है समाज में, उनके पास जमीन नहीं है, ज्यादा वही लोग हैं। ठीक है, अगर 100 लोगों का सर्वे कीजिएगा तो आपको 90 लोग मिलेंगे निचले पायदान के, जिनके पास जमीन नहीं है। आप उनको बोलते हो जमीन का कागज दिखाने को। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली जो विदेश से हमारे भारतवासियों को भी मार मार करके भगाया गया था, ठीक है, अगर यहाँ से बांग्लादेशी को भी भगाया जाता है, बिल्कुल भगाएं। हाँ, तो उस पे भी कौन मना कर रहा है? विपक्ष जो है वो कटाक्ष करता है कि कोई ऐसा क्यों हो रहा है? गलत बात है, कोई कटाक्ष नहीं कर रहा। हम तो बोल रहे हैं कि भगाएं। देश में देश का नागरिक होना चाहिए, बाहर का क्या होगा? चलिए, देश में देश का नागरिक। लेकिन हमारे नागरिक जिनको अमेरिका से भगाया गया बेइज्जत करके, लाल आंख दिखाने वाले थे प्रधानमंत्री, डंका बज रहा था। ये कैसा डंका कि हमारे देश के नागरिक को अमेरिका से जो है एरोप्लेन में जंजीर डाल के भेजा गया? वो तो कह रहे थे कि अवैध रूप से आप रह रहे हैं। कैसे गए? कौन जिम्मेदार है? हवा में उड़ के चले गए? वो तो कह रहे थे कि आप अवैध रूप से रह रहे हैं हमारे देश में। तो फिर हमारे देश में अगर बांग्लादेशियों या फिर कोई भी घुसपैठी अवैध रूप से रह रहे हैं, अपने नागरिक की बात कर रहे हैं कि जो हमारे देश का नागरिक जो बाहर था अमेरिका में, जिसको प्लेन में जंजीर में बांध के लाया गया, क्या वो नैतिकता थी? चलिए, ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे इनका। वैसे पैदल मार्च यात्रा बहुत दूरों तक जाना है अभी, और मैं भी इनका धन्यवाद करता हूं। अगर जनता के पास कोई सवाल है तो वो बेपक्ष निरपक्ष होकर के आप इनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सही रहा। जी।